दोस्तों हर साल हम पलके बिछाए बैठ जाते हैं टीवी के पास में कि भाई बजट का क्या हुआ, टैक्स स्लैब कैसा हुआ, लेकिन मिलता है हमको देखने को कि कुछ भी नहीं हुआ। और हमें याद आ जाती है मूवी लगान की, उसमें अंग्रेज जिस तरीके से बोलते थे कि दुगना लगान देना पड़ेगा। अब हम सोचने लग जाते हैं फसल हमारी, मेहनत हमारी, नुकसान हमारा, लेकिन लगान हम गोरों क्यों दे। लेकिन आज भी वही सेम सिचुएशन है। खैर उस टाइम तो उन्होंने क्रिकेट खेल के अंग्रेजों को उल्लू बना दिया था, लेकिन हम क्या खेलें, बाबा जी का ठुल्लू। यहाँ पे दोस्तों हम एक टैक्स ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। मतलब आप अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखोगे, जितनी भी सर्विसेज देखोगे, हर चीज पे टैक्स है। आपने मोबाइल पे टैक्स दिया, आपने लाइट पे टैक्स दिया है, जो इंटरनेट आपने लिया है उस पे टैक्स दिया है, मोबाइल सिम का रिचार्ज पे टैक्स दिया है, टीवी पे टैक्स दिया है, फ्लैट पे टैक्स दिया है। और अगर आपने फ्लैट जो खरीदा था 2010 में, उसको आप बेचने की भी सोच रहे हो, तो मान लो आपने 25 लाख का वो खरीदा था और अब आप उसको 50 लाख का बेचने का सोच रहे हो, तो भैया एक बेनिफिट मिलता था पहले, प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन बेनिफिट, वो भी आपसे छीन लिया गया है। मतलब क्या होता था, इन्फ्लेशन मेजरमेंट की जाती थी कि भैया 2010 में 25 लाख का फ्लैट लिया था बंदे ने, तो 2024 में ये बेच रहा है, तो उस वक्त के 25 लाख शायद इस वक्त के 35 लाख होंगे। तो उस तरीके से अब नपाई नहीं होती है। अब तो ये देखा जा रहा है कि भैया 25 लाख का लिया था, 50 लाख में ये बेच रहा है, तो 25 लाख का इसका बेनिफिट हो रहा है, तो उसके ऊपर भी अब टैक्स देना पड़ेगा। पहले शायद जो इन्फ्लेशन की मेजरमेंट हो जाती थी उस पे 35 लाख 40 लाख, तो आप 10-15 लाख रुपए पे ही टैक्स देते थे कि भैया इतने का ही आपका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अब वो बेनिफिट भी आपके हाथों से जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों हम उस कंट्री के अंदर जी रहे हैं जहां पर एक इंडियन एक्टर को कैनेडियन बोलते हैं, जबकि वो हाईएस्ट टैक्स भरता है और उसको अवार्ड भी मिलते हैं 5-6 साल के लिए लगातार सबसे ज्यादा टैक्स भरने का। लेकिन क्या वो सबसे अमीर एक्टर है? भाई इनसे अमीर भी कई सारे एक्टर हैं। मतलब जो 3 तिकड़ियां कही जाती थी, उनकी भी जो इनकम होती थी काफी तगड़ी होती थी, लेकिन क्या कभी उनका नाम सुना कि इन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स भर दिया? नहीं सुना। उनको मालूम है कि किस तरीके से पैसे बचाना होता है। कि एक इंटरव्यू के अंदर तो आपने देखा भी होगा, बंदे ने साफ साफ कह दिया है कि भाई 90% एनजीओ में जाते हैं और 10% मेरी इनकम होती है, जिसके ऊपर कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये मालूम नहीं था कि एनजीओ में जो पैसा जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जो 10% उसने बचाया अपनी सैलरी दिखाने के लिए, उसी पर वो टैक्स दे रहा होगा। और ऊपर से एनजीओ के अंदर डोनेशन भी आती है, और एनजीओ के नाम पे कार ले लो, प्राइवेट जेट ले लो, क्रूज ले लो, कोई पूछने वाला नहीं है, 0% टैक्स। लेकिन इतना ही नहीं है, हमारे पास में 50% पॉपुलेशन उनकी भी है जिनको 0% टैक्स देना पड़ता है, जो कि है किसान। लेकिन किसानों की हालत ठीक नहीं है, बात मान ली। लेकिन आप ये मत सोचना कि किसान सिर्फ गरीब ही होता है। भाई किसान ऐसा भी होता है जो कि जी वैगन लेके घूम रहा होता है, जो फॉर्चूनर लेके घूम रहा होता है, जो कि देश विदेश वर्ल्ड टूर भी करके आया होता है। और कई ऐसे भी होते हैं जो कि यूएस कनाडा ये सब छोड़ के आ गए हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और कह रहे हैं हम अपने देश में वापस आ चुके हैं, क्योंकि उनको देना पड़ता है 0% टैक्स। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इतने ज़्यादा अमीर है जिनको खेतीबाड़ी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खेत खरीद लेते हैं सिर्फ अपने आप को किसान डिक्लेयर करवाने के लिए। शाहरुख खान की बेटी का आपने सुना होगा कि उन्होंने कई एकड़ ज़मीन ले ली ताकि वो किसान डिक्लेयर हो जाए, ताकि उनको देना पड़े 0% टैक्स। यहाँ पर सच बताऊं ना तो गरीब किसानों को कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा है 0% टैक्स का, क्योंकि वो उस टैक्स स्लैब के आसपास भी नहीं आ पा रहे। बल्कि गवर्नमेंट को उनके लिए करना चाहिए कि उनको इतना सक्षम बनाए कि भाई वो भी साल के इतना पैसा कमा पाए कि वो भी खुशी खुशी गवर्नमेंट को टैक्स दे दे। यहाँ पर बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर फर्म आ रही हैं ताकि उनको 0% टैक्स देना पड़े, जिसमें एक गरीब किसान मारा जा रहा है। अब कई सारे बिजनेसेस का सुनो, वो किस तरीके से अपने टैक्स बचा लेते हैं। वो अपना एक्सपेंस इतना ज़्यादा दिखा देते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा दिखा देते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होता है वही ख़त्म हो जाता है। और गवर्नमेंट को कहते हैं भैया हमने कमाए थे 50 लाख, लेकिन हमने 45 लाख रुपए तो उधर लगा दिए हैं अपनी कंपनी के ऊपर, ये वो चीज़ें करने के लिए। हमने कार ले ली, एसी ले ली, ट्रक ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। इस तरीके से जो 50 लाख का प्रॉफिट था वो सिर्फ 5 लाख का हुआ, तो 5 लाख पे टैक्स दे के निकल जाते हैं। जिसके बाद में वो कार कौन चला रहा है? ओनर चला रहा है। वो एसी किसके घर में लगा है? ओनर के घर में लगा है। वो ट्रक चलो काम में आ रहा है, लेकिन ट्रक की बजाय कोई और चीज़ भी हो सकती है जो कि कंपनी के नाम पे ले जाके ये दिखा दिया जाता है कि भैया कंपनी के लिए लिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं और वो उस पॉपुलेशन में से आते हैं जो कि इंडिया का 1.2% पॉपुलेशन है, जो भरते हैं
100% टैक्स। अब 100% टैक्स से मतलब ये है कि भैया जितना आपके हिस्से में आ रहा है उतना आपको भरना ही पड़ेगा। मतलब आपकी फिक्स सैलरी है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, सबको पता है कि कितनी आ रही है और किस टैक्स स्लैब के अंदर आप हो। आप नहीं दिखा सकते कि मेरा ये एक्सपेंस हुआ है, मैं हॉस्पिटल गया था, मेरा बच्चा हुआ था, मेरा मकान बना था, मैंने बाइक ली थी, मैंने कार ली थी। मतलब जितना आपको भरना है भरना ही है, आपका चाहे कितना ही खर्चा हो गया हो, चाहे आपने अपने सपने पूरे करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में लॉस खा लिया हो, चाहे आपने स्टॉक मार्केट में लॉस खा लिया हो, या फिर आपने प्रॉफिट बना लिया हो, भैया उसका भी हिस्सा आपको देना पड़ेगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए का लॉस खा लिया स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी के अंदर और आपने 5,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, सो उस 5,000 में से आपको 30% देना पड़ेगा, जो होता है 1,500 रुपये। और 1,500 रुपये हटने के बाद में आपकी जेब में आते हैं 3,500 रुपये और 1 लाख का लॉस जाए तेल लेने। सो न जाने कितनी बार टैक्स हमको भरना पड़ता है भैया। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स तो चलो कोई और भरता है, शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन टैक्स, स्वच्छ भारत टैक्स, सेल्स टैक्स, मेल टैक्स, ये टैक्स, जीने का टैक्स, मरने का टैक्स, सांस लेने का टैक्स। और ये सब का सब 1.2% लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है, जो कि डेली चक्की पीसिंग एंड पीसिंग फॉर 98.8% इंडियंस। बट एक्चुअली में क्या है कि जो इनकम टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट की ओवरऑल टैक्सेशन का सिर्फ 27% ही है, क्योंकि कई टैक्स ऐसे भी होते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेट्रोल लेने गए, डीजल लेने गए, सीएनजी लेने गए, उस पर भी आपने टैक्स भरा, जो कि शायद 32 रुपये का आता होगा ओवरऑल, लेकिन उसके बाद में जो भी टैक्स, वैट, ये स्टेट टैक्स जो भी लगता होगा वो सब मिला के 9600 अलग अलग तरीके के पैसे लग जाते हैं हर स्टेट के हिसाब से। आपने मॉल में जाके कोई शॉपिंग कर ली, कपड़ा ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, उस पर टैक्स, आपने टिकट ले लिया फिल्म का, उस पर टैक्स, आपने रोड पे गाड़ी चलाई, हाईवे पे ले गए भैया, उसका भी टोल टैक्स लग जाता है। हाँ, कई लोग विक्रम ले लेते हैं नाम टोल पे, तो शायद बच जाता है। सो मुद्दा बेसिकली ये है कि इन सैलरीड % लोगों के ऊपर ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा बोझ रहता है कि अपने घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और भी कई फ्यूचर प्लान है, लेकिन वो इन्हीं सब में दब के रह जाते हैं कि भैया टैक्स भी भरना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। लेकिन उनका ये जो बोझा है गवर्नमेंट कम कर सकती है कि भैया किसानों से भी टैक्स लेना शुरू करें। मैं नहीं कह रहा कि सबसे लेना शुरू कर दो, नहीं, सिर्फ सुपर रिच किसानों से टैक्सेस लेने चाहिए, जो जी वैगन चला रहे हैं, थार लेके घूम रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर करके आ रहे हैं। मतलब हमने एक कंट्री नहीं घूमी होगी, वो 20-25 कंट्री घूम के भी आ चुके हैं। सो इस तरीके के किसानों से अगर, या एग्रीकल्चर फर्म से टैक्सेस लेना शुरू कर दे, तो उनका सिर्फ अगर 0.4% भी टैक्स देना शुरू कर दे तो वो 50,000 करोड़ रुपए हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो कमेंट में लिखना, बताना कि भाई ये गलत है, उनसे नहीं लेना चाहिए टैक्स। अच्छा चलो, टैक्स भर भी रहे हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या उस ITR फॉर्म को लेकर हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, क्या हमें कुछ अच्छी फैसिलिटी मिलती है, हमें ज़्यादा सुविधा मिल जाती है, हमें रोड बढ़िया मिल जाते हैं, हमें एजुकेशन अच्छी मिल जाती है, या जॉब मिल जाती है बढ़िया वाली हमारे बच्चों को कि भाई ये देख मैंने ITR भरी थी, पूरी 50 साल तक मेरे बच्चे को जॉब दिलवाओ बढ़िया सी? नहीं मिल रही ना। तो बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। इसी वजह से तो लोग विदेश चले जाते हैं और उन कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पर आप कहोगे यार यहाँ तो इंडिया से भी ज़्यादा टैक्स देने पड़ रहे हैं इनको, लेकिन उनको उसका बेनिफिट भी मिलता है, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है उनके बच्चों के लिए, उनको हेल्थ केयर अच्छा मिल रहा है, उनको रोड अच्छा मिल रहा है, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया मिल रही है, जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग भरने के बाद में भी ये सोच रहे हैं यार क्या किया, उधर से पुल गिर गया, इधर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इधर रोड टूट रहे हैं, इधर एजुकेशन उतनी बढ़िया नहीं है। मतलब जो करने की चीज़ है वो हो नहीं रही, या फिर अच्छे तरीके से नहीं हो रही, जिसकी वजह से दुख होता है। हाँ, अगर टैक्सेस भरने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर लगता है कि चलो हाँ भाई हेल्थ केयर तो बढ़िया, मैं टैक्स भर रहा हूँ, मैं ITR का फॉर्म दिखाया, मेरा जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर दाखिला हो गया, मेरी जल्दी से सर्जरी हो गई, जिस भी पेशेंट को ज़रूरत थी, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है, जो नहीं भरते वो मज़े लेते हैं हर चीज़ के, और जो भर रहा है उसको वही लाइन में लगना पड़ेगा।